नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर पार्टी ने खास वीडियो जारी कर देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी करते हुए लिखा गया, 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की न केवल याद दिलाएगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव की भावना भी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों को भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने मात्र 3 सप्ताह में सदियों से एक साथ रह रहे लोगों के बीच सरहद खींच दी। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के पीछे पीएम की वास्तविक मंशा सबसे दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना है। हालांकि सियासी दल अपने अपने तरीके से आज़ादी की व्याख्या कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था और अब दूसरे साल भी ये मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा अंतर कि पीएम की घोषणा के बाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया, बाकी कहीं ना कहीं जो इसके बीच में रह गया उसको कांग्रेस ने पूरा किया और प्रधानमंत्री पर इसका राजनीतिक लाभ लेने का आरोप जड़ दिया। अब ऐसे में लगातार एक दूसरे के खिलाफ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर बयानबाजी लगातार चल रही है और इसी कड़ी में जयराम रमेश ने कहा कि दरअसल सबसे दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना और इसके पीछे जो वास्तविक मंशा है वो बस लाभ की है, राजनीतिक लाभ की है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब ऐसे में जिन्होंने इस दर्द को वाकई में भोगा है, देखा है और इस दर्द से कहीं ना कहीं 75 साल बाद आज भी उनकी रूह कांप जाती है, मन रो उठता है, आंखें डबडबा जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके लिए ये आज भी संवेदना का वो चरम है जहाँ पर जाकर शब्द गौण हो जाते हैं, व्याख्याएं मौन हो जाती हैं, व्याकरण सूना हो जाता है और सिर्फ निशब्द एक खामोशी इस दरमियान रह जाती है। तो अब देखना ये होगा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर क्या वाकई में आगे भी इस तरह की लगातार एक दूसरे की बयानबाजी होती रहेगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस से, देशबंधु दीक्षित बीजेपी से, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। वरुण पुरोहित जी, आज़ादी ने यूँ कहा था कि मैं नहीं आई यहाँ बहकी हवाओं की तरह, पीढ़ियों से सर चढ़े बलिदान ले आए मुझे। लेकिन इन बलिदानों को बांटा जा रहा है और इन बलिदानों के पीछे
लगातार सियासत हावी है और ये मौका नहीं है कि सियासत हो ऐसे मुद्दों पर। लेकिन आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बीजेपी ने मनाया। हालांकि पिछले वर्ष इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने ही इसको मनाया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ फर्क है? देखिए त्रिशूल जी, फर्क ये है कि 8 साल पूर्ण करके 9वां साल मोदी सरकार को चल रहा है। ये बातें आपने नोट किया होगा, अटल जी की 7 साल की सरकार थी जब ऐसी कोई बातें नहीं थी। जितना हल्कापन सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे इस मोदी काल में देखा गया है, कभी मैंने नहीं देखा। जब से मैं पैदा हुआ, राजनीति में पैदा हुआ, बच्चा था जब से देखता। अभी जो इन्होंने विभाजन की स्मृति को वापस ताजा किया है, मैंने भी मेरी माता जी से सुना है कैसे कैसे होता था। वो छोटी थी, कैसे लोग ऊपर छतों पे बैठ जाते थे। अब उसका विवरण मैं क्या टीवी पर आपको बताऊं, वो बताती हैं जो स्मरण उनको है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा करने के बाद आप कह रहे हो कि बीजेपी ने मनाया। देखिए सरकार केंद्र सरकार इसको मना नहीं सकती थी कानूनी रूप, नहीं तो मनाते हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर ये बातें करते हैं तो इसका मतलब डिवीजन की बातें करते। आपने नोट किया 8.5 9वां साल इनको चल रहा है। 9th ईयर में भी हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने की बातें कर रहे हैं, समाज को विग्रह करने की बातें करते रहते हैं दिन भर। तो आप इनसे पूछिए, एक और विभीषिका करना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? ये मैं तो जहां तक समझता हूं ये पूंजीवाद की को प्रवर्तक सरकार है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटक जाए कहीं ना कहीं, लोगों को उस साइड डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ, बिहार का हुआ, कांग्रेस ने थर्ड फ्रंट से वो जो चिंगारी निकलनी थी वो उधर आ गई। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है इस सरकार के प्रति। तो कहीं ना कहीं से अगर राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी तीसरी पार्टी हो, अगर उसके खिलाफ है जनता और आप उसको कुचल रहे हो, तो कहीं ना कहीं से वो बबल फूटेगा और वो वापस कहीं ना कहीं से वापस सरकारें चेंज होंगी। तो वो उस चीज को ये बड़ी अच्छी तरह रीड करते हैं, अध्ययन करते हैं, इनका जो भी थिंक टैंक है या जो भी है, तो वो उसको कर करके उन्होंने एक नई सिस्टम शुरू कर दिया। अब आपने कहा बीजेपी ने मनाया, तो बीजेपी मना सकती है भाई, पॉलिटिकल पार्टी, उसको जिस चीज को मनाना है मनाए। हम तो नहीं कह रहे 20 तारीख को अभी राजीव गांधी जी का जन्म दिवस आ रहा है तो कांग्रेस मनाएगी, ये नहीं मनाएंगे। तो ये अलग अलग चीजें। लेकिन इनका जो सिस्टम है, आपने देखा होगा अभी ये जो घर घर तिरंगा अभियान इन्होंने चलाया, अभी ये इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। हम तो शुरू से ही कर रहे हैं। तिरंगा तो कांग्रेस का झंडा था, बाद में चरखा हटके जो विद्वान लोग थे जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन सब ने मिलकर के उसमें एक धर्मचक्र बनाया। उसका वो धर्मचक्र इसलिए बनाया कि राज धर्म का पालन करे, जो भी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सब राज धर्म का पालन करे। वो नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है। आप मुझे बताइए, आपको ध्यान होगा त्रिशूल जी, आप तो इतने विद्वान हो और दीक्षित साहब भी बैठे हैं, राजीव गांधी जी के जमाने में इतने चैनल नहीं थे, पब्लिसिटी जैसे आज हो जाती है इतनी। लेकिन एक मिले सुर से सुर, तुम्हारा सुर मिले सुर बने, हमारा एक गीत आया था बहुत बढ़िया, दूरदर्शन पे आता था सुबह शाम और लोगों को बड़ा भाता था वो गीत। और एक मेरा भारत महान का स्लोगन भी उस समय चालू किया। तो ये कोई नया कार्यक्रम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी प्रधानमंत्री करते रहे हैं। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज दूसरे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे अटल जी रहे हो, दूसरे विपक्ष के भी रहे हो, कांग्रेस के, उन्होंने इतना नहीं किया जितना मोदी जी करना चाहते हैं। तो पॉलिटिसाइज वो करेगा आदमी जिसको ये डर होगा मन में कि मेरे जो कार्यक्रम है 8-9 साल के, उससे जनता मुझे वोट नहीं देगी। नहीं तो आप अपने कार्यक्रम को हवाला दे करके उनकी पब्लिसिटी करोगे कि मैंने इतने रोजगार दिए, महंगाई कम कर दी, घर घर मैंने ये कर दिया, घर दे दिया सबको। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है, वरिष्ठ सांसद है। मैं तो उनको सबको, पुराने लोगों को बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटता, आदरणीय है सब। उन्होंने आज ही सुबह ट्वीट किया कि भाई ये 2014-15 से ये घोषणाएं करते जा रहे थे, अब देखो क्या घोषणा करेंगे। सरकास्टिक ट्वीट उनका किया हुआ है। राजनाथ सिंह जी ने भी आज कहा भाई नेहरू जी का चित्र हटा दिया। तो नेहरू जी को जो है एक विज्ञापन से हटा दिया है किसी कर्नाटक सरकार ने, या जो उस पर टिप्पणी करी है कि भाई नेहरू जी जैसे लोग, बड़े लोग हैं, इनको विज्ञापन के मोहताज नहीं है। तो ये जितनी भी गिरावट आई है, मेरा जो उद्देश्य है आपको कहने का, जितनी गिरावट आई है हर चीज में, ये आप देखोगे, आप तो मेरे ज्यादा देखे हो पत्रकारिता को, ये सारी चीज इस 8-9 साल में ही आई है। उसके पहले इतनी गिरावट नहीं थी। और विपक्ष को दोषी आप कैसे ठहरा सकते हो? विपक्ष तो जब है ही नहीं ज्यादा,
तो वो कैसे दोषी होगा? तो जो सरकारों में है या जो देश का कैप्टन है, आपके शिप को, जहाज को, देश को आगे जी बढ़ा रहा है, उसी को तो अनुसरण होगा। ठीक है। दूसरी बात ये अभी आपने बताई कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर कांग्रेस दोषी की तो उसका एक सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि इनका कोई रोल नहीं था आजादी में। अगर इनका रोल होता तो ये कांग्रेस को रोक सकते थे विभाजन करने से। इसका मतलब नगण्य था इनका रोल। और दूसरी बात, ये कांग्रेस इतनी बुरी थी। वैसे मैं कांग्रेस के 3 हिस्से करता हूँ, कई बार आपसे डिबेट हुई। आजादी से पहले की कांग्रेस, जिसी से बीजेपी भी निकली हुई अधिकांश, दूसरी पार्टियां भी निकली, एक आजादी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले तक, और एक नहीं डॉक्टर नहीं, मनमोहन सबसे सिंह जी के पहली बाद की। कांग्रेस तो वो जिसमें से कांग्रेस निकली, सारे निकले। सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस में कांग्रेस से और गांधी कांग्रेस, जी की कांग्रेस, फिर कांग्रेस के हाँ, भीतर से भी वो सभी कांग्रेस की थी। निकली। गांधी जी क्या, सभी की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी थी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत, सब महान लोगों की, पूर्वजों की थी, जिनको मैं नमन करता हूँ, उनकी सभी की थी। ठीक है लेकिन उसके बाद फिर आजादी के ठीक बाद है, अब मैं कुछ लोग कांग्रेस अलग हुए, आऊंगा अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, व्यवस्था। आऊंगा एक वरुण एक जी। पॉइंट मेरा रह गया। जी मैं एक कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस आज की वर्तमान कांग्रेस इतनी बुरी है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों ले लेके सरकारें क्यों बनाई? ठीक है। आज भी इनके लिए कांग्रेस ही इतने इंपॉर्टेंट है कि हर कांग्रेस नेता के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे पास आ जाओ, पद ले लो, मिनिस्टर बन जाओ। ये चीज आप इनसे प्रश्न कीजिए, ठीक है कांग्रेस इतनी बुरी तो ठीक भाई है, आप क्यों बिल्कुल लेते मैं हो? कर रहा हूँ प्रश्न। और आपको कोई जानकारी लेनी हो तो ले लिया कीजिए, विद्वान मत कहा कीजिए, विद्वानों का हाल बहुत बुरा है इस आजकल। इंदुकांत जी, जो जी वरुण जी जो कह रहे थे, ये पीड़ा है वर्तमान की। कांग्रेस ने जिन चीज़ों को छोड़ दिया, भाजपा ने उन चीज़ों को मुनासिब समझा, उस हर एक लम्हे को मुनासिब समझा कि इस हर एक लम्हे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजा जाए। लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा क्या खोज रहे हैं, वो आप ज़्यादा बताएंगे। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे लेंगे जवाब। चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत दीक्षित जी, क्या वाकई में छूटी हुई चीज़ों को उठाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या कुछ और भी? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, मामला जो है दोनों के बीच का है। वास्तव में इतिहास का जो अध्ययन होता है वो क्यों होता है? इसीलिए होता है कि उससे क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयां थी, उसको प्रेरणा के तौर पे, सीख के तौर पर उपयोग किया जाता है। अन्यथा इतिहास विषय के तौर पर ही नहीं पढ़ाया जाता। वरुण जी ने जो अभी सवाल उठाया, तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि विभाजन की विभीषिका को जानना, समझना देश और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। लेकिन वो किस रूप में हो, कैसे हो, क्या विपक्ष में, जो कि कांग्रेस है मुख्य विपक्षी, तो उसको लानत देकर करना आवश्यक है, या यथास्थिति जो वास्तविकता थी वो देश को, समाज को बताना ही पर्याप्त है? ये एक, इसमें मतभेद हो सकते हैं, इससे बातचीत हो सकती है, उसका तरीका क्या होगा। और मेरा ये मानना है कि क्या कांग्रेस, क्या कोई भी पार्टी, सभी लोगों को मिलकर उसे मनाना चाहिए और उसके विषय में जानना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, वरुण जी आपकी जानकारी के लिए विशेष तौर पे, विभाजन के समय की चीजों को थोड़ा भी उसका हमें अंदेशा भी नहीं है कि क्या स्थितियां रही होंगी, मतलब कल्पनातीत जिसको कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार, जिनमें से एक है श्री बलबीर दत्त जी। उन्होंने पाकिस्तान से विभाजन और बाकी चीजों पर पद्मश्री भी उन्हें मिला है अपने कामों कार्य के लिए। तो उन्होंने कई किताबें भी लिखी, उनसे कई विषयों पर चर्चा होती रहती है। एक आपको उदाहरण में दूं तो आपको अवश्य पता होगा, नहीं होगा तो एक नई जानकारी आपके दर्शकों के लिए भी। उन्होंने हमें बताया, अपनी एक नई पुस्तक लिखना उस सिलसिले में चर्चा कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही है आपकी इंदुकांत जी। इंदुकांत जी आपकी आवाज नहीं है जी। मैं आता हूं आपके पास। देशबंधु जी, देशबंधु जी आवाज मिल रही है आपको मेरी?
हाँ हाँ मिल रही है। आपको मेरी देशबंधु आवाज जी, देशबंधु जी, छूटी हुई चीज़ों को उठाने का अर्थ राजनीतिक लगातार आरोप लग रहा है, तो क्या वाकई में सिर्फ कांग्रेस को शर्मसार करना या बेनकाब करना है, या कुछ और भी है इसके पीछे मकसद? नहीं, देखिए, आज आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत ही संवेदनशील है। आजादी की लड़ाई में बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया और बहुत से शहीद हुए, और बहुत लोगों की अथक मेहनत और अथाह त्याग और बलिदान का नाम तब हमें आजादी मिली। इसको किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं देखना आऊँगा इंदुकान जी आपके पास मानता हूँ। उसी बात को लेकर। आवाज़ नहीं आ रही हाँ, थी जी, जवाब ले लेता हूँ अनुचित, जी देशबंधु। सर्वथा अनुचित समझता हूँ। और रही बात, अभी मेरे मित्र आरोप लगा रहे थे बीजेपी तब थी नहीं, या बीजेपी निकली कांग्रेस से, या ये वो है। देखिए, भारतीय जनता, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते, हो सकता है किसी बात पर आप मेरे से सहमत न हो या मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, देखिए राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। और हर चीज को केवल वोट की राजनीति से या भाजपा की आलोचना करने से उसका कोई निहितार्थ या जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जैसे हमारे मित्र आरोप लगा रहे थे, भाई विभाजन किसी को अच्छा नहीं लगा। मैंने भी बाबा दादियों से ये कहानियां सुनी हैं। अब तो मेरा जन्मदिन ही हुआ, सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि एक शरीर के दो टुकड़े कर देना में जितना दर्द होता है, वैसे ही विभाजन का दर्द सहा, चाहे हिंदुस्तानी के भाइयों हो, चाहे हमारे पाकिस्तानी भाई। किसी को विभाजन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारत एक अभिन्न अंग था, लेकिन फिर भी एक विभाजन हुआ, उसको स्वीकार करते हुए दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। क्या ही कहना चाहूंगा। जैसे हमारे मित्र ने अभी भाजपा पर आरोप लगाए, तो 55 वर्ष से कांग्रेस में इसमें नहीं जाता हूँ, उन्होंने आवाज दे दिया या इन्होंने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी जब से देश की कमान संभाली, उससे पहले आपने बात की 3 भागों में बांटने की, 4 भागों में, वो आपकी विद्वता का अर्थ है। आप चाहे 10 भागों में बांटें, वो आपका स्वनिर्णय है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2004 से 14 कालखंड सबने देखा, और उस समय देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको माना जाता था कि वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। और कैसा अर्थशास्त्र था, आज तक मुझे उनका समझ में नहीं आया कि धरती पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ी हो, और पूरे देश को के किसी विभाग को भी उन्होंने बेचने का काम नहीं किया। और देश ने उनको बड़ी ही आशावादी नजरों से सोचा कि हमारे इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, देश को गर्त से निकाले। और देश जो है धंसता चला गया और देश का पतन होता गया। 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कमान संभाली, उस दिन से मैं आज आपके चैनल पे, कल हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, मैं यह बात बहुत खूबी से कर सकता हूँ, विश्व के किसी भी पटल पर भारत देश का मान सम्मान और शान बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। चाहे कोई कालखंड रहा, चाहे कोई भी। और इसकी बात ये देखिए, वोट बैंक की राजनीति से कभी भी राष्ट्र को नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव आते हैं, लोग हारते हैं, जीतते हैं, मैं बहुत स्पष्टवादिता से कहना चाहता हूँ। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री ने संभाला, चाहे कोई भी पटल हो, कोरोना जैसी महान महामारी भी आई, और उसमें हमारे देश के महान वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपने देखा, जहां विश्व निगाह लगाए पड़ा था, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और अपने देश को बचाया। आप जानते हैं 140 करोड़ का ये विशाल देश है, इसको बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व देश को बचाने का काम किया। चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको लिए आवास की व्यवस्था हमने की। सोचिए 55 सालों में
कितना खराब लगता अगर मैं टीवी पे आज के दिन यह बोलूं कि महिलाओं को शौचालय के लिए कितनी पीड़ा महसूस होती थी। इज्जत घर बनाने का काम भी किया तो हमारी भाजपा की सरकार होती। 8 सालों में हमारी सरकार ने अगर जनता के हित से हम न जुड़े होते, जनता से हमारे लगाव न होता, उनके दुख दर्द को हम न समझते, तो आज आप जानते हैं 16-18 प्रदेशों में लगभग हमारी सरकार है या हमसे मिलकर सरकार हुई, और हमने जितनी भी जनहित की योजनाएं चलाई, सर चाहे मैं लोगों ये को कह आवास रहा था आपसे चाहे स्वास्थ्य कि बीमा। ये जो नहीं, हम मेरी बात डिबेट पूरी सर हो कर जाए। रहे हैं ना, ये आपका जो सिनॉप्सिस होता है ना, ये इतना बड़ा हो जाता है कि जवाब छोटा रह जाता है। हम तो विभाजन की विभीषिका को लेकर बात कर रहे हैं सर, आपने सारी योजनाएं गिना दी। नहीं देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाया कि जो है, नहीं मैंने उसका एक उत्तर दिया। देखिए अगर मैंने इनको धैर्यपूर्वक सुना तो जो इन्होंने प्रश्न नहीं सर, किया, धैर्यपूर्वक सुनता रहूंगा तो ये तो 1 घंटा इसी में हो जाएगा सर। नहीं तो आप 3-4 योजनाएं बता पाएंगे आप अपने कार्यकाल की, इसी में हो जाएगा फर्स्ट टाइम। नहीं मैं 3-4 योजनाएं नहीं, मैं 3-4 हजार योजनाएं बता दूंगा। हाँ तो फिर तो और हमारे मित्र बार-बार कह फिर रहे तो हैं। आप एक काम कीजिए, बराबर अपना क्या बताएं आपको, मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकांत जी देखिए, बार बार ये कहा जाता है भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा, मैं आऊँगा वरुण जी, एक बार मैं कुछ विश्लेषण करवा लेता हूँ। ये जो शौचालय की योजना थी, ये लगभग 2001 से चल रही थी। उसका पहले जो नाम था वो टोटल सैनिटेशन कैंपेन था, और आवास की भी चल रही थी। उसमें कोई गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया गया, ये एक अच्छी बात हो सकती है, और उसमें बदलाव करके क्रांतिकारी बदलाव लाया गया, ये एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अब चूँकि चर्चा हम कुछ और कर रहे थे, लेकिन योजनाएं गिना दी पूरी उनने, तो मैं विश्लेषण आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में ये योजनाएं 2014 से आई? क्या इंदिरा आवास नहीं पहले हो रहे थे? क्या टोटल सैनिटेशन कैंपेन नहीं हो रहा था पहले? योजनाएं इस तरह से बड़े पैमाने पर नए सिरे से आई ऐसी बात नहीं है। अधिकतर योजनाओं को नए स्वरूप में परिमार्जित कर करके नई सरकार ने पेश किया। इसके 2-3 बड़े उदाहरण हैं जो आपने नाम लिया स्वयं। एक इंदिरा आवास, उसको प्रधानमंत्री आवास जो किया गया, तो इंदिरा आवास में 50 से 60 हजार रुपए मिलता था एक कमरे का सेट बनाने के लिए। 2 कमरे और बाकी सेटअप के साथ पक्का बनाने के लिए लगभग 2.25 लाख रुपए की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लेके आई मोदी सरकार। तो परिमार्जित किया उन्होंने, और अच्छा परिमार्जन किया। टोटल सैनिटाइजेशन की जो आपने बात की, उसके बजाय जो पूरे देश में एक सफाई की योजना शुरू किया, स्वच्छता की योजना, उसमें आप देखेंगे एक मार्क्ड डिफरेंस है, क्रांतिकारी बदलाव आया। जो एक आंदोलन का स्वरूप दिया वो नई सरकार ने दिया, आप उसको नहीं नकार सकते। लेकिन सर एक इंदुकांत जी अब ये बताइए, सारी जो भी कोई बात की जाए, पहले पूरी योजनाओं का उल्लेख किया जाए, फिर उस बात का एक जवाब आएगा एक लाइन में, ये तो बात लगता है आपको ठीक है? ये तो नहीं, ये तो देखिए, ये तो अपने विवेक पर होता है किसी भी वक्ता के, कि देखिए इसका उदाहरण दूं, आईएएस का एग्जाम होता है जो देश में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, सब्जेक्टिव सवाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछ लिया कि बताइए देश की आजादी कब हुई थी, और आप अगर आजादी की पूरी कहानी लिख दें तो फिर तो आप फेल हो जाएंगे आईएएस के एग्जाम में। तो इसलिए आवश्यक इस बात का है कि जैसा तभी तो भाई सांसद बनेंगे, तभी तो सांसद बनेंगे, तभी तो विधायक बनेंगे, फेल हो जाएंगे तो नहीं। इंदुकांत जी आप जो कुछ बात आपकी बात एक रह गई थी, उसको आप बता दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। 2 बातें मैं बताना चाहता था प्रसंगतः, और विशेष तौर पे अपने पुरोहित साहब के लिए। देखिए, जब देश की आजादी हुई तो 2 बड़ी घटनाएं, एक देश का जो विभाजन, और जिस तरह से मुस्लिम या इस्लाम को मानने वाले लोग जिन्ना के पीछे गए। जिन्ना के बारे में हम सामान्य लोग कम जानते हैं कि जिन्ना अपने जीवन में स्वयं इस्लाम धर्म का बहुत कम पालन करते थे। इस्लाम में सिगरेट पीना बिल्कुल मना है, कोई नशा करना बिल्कुल मना है,
और जिन्ना 24 घंटे जो है चेन स्मोकर थे। अरे जिन्ना कभी मस्जिद नहीं जाते, बात हो रही है इबादत आप करने की। यहाँ चैनल पर बैठ और के आप ये जिन्ना के देखें चरित्र का वर्णन कर रहे पूरे हैं। के पूरे लोग, विभाजन पूरे के दिवस पूरे का जो स्मृति दिवस इस्लाम, में जिन्ना क्या पहनते थे, जिन्ना की स्मोकिंग करते थे, जिन्ना का जीवन चरित्र का वर्णन मैं सुनने नहीं आया हूँ। आप जो है मुद्दे से भटक रह जाते हैं और जब सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। जिन्ना के जीवन चरित्र का वर्णन करने का कौन सा यहाँ का बात है? हमारा मुद्दा है विभाजन दिवस का स्मृति अरे दिवस। सुन लीजिए आप भाई, अपने सुन बात लीजिए, करिए, विभाजन पे बात हो, उसके सुन कारणों लीजिए, पे बात करिए, उसके सुन समाधान पे बात सुन करिए, लीजिए, अपने शहीदों को याद सुन लीजिए। रखिए। राजनीतिक आप जिन्ना चर्चा का नहीं जीवन होती चरित्र हमेशा, वर्णन यहाँ राजनीतिक। सुनने के लिए कोई अब नहीं आया डिबेट हुआ का है। भी राजनीतिक लाभ मत लीजिए भाई। देशबंधु जी सुन लीजिए। अरे मैं कोई राजनीतिक आज के दिन राजनीतिक लाभ नहीं ले रहा हूँ। मैंने डिबेट के पहले ही अंश में मित्र आपसे कह दिया था, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं, मुद्दे से बात करिए। यहाँ जिन्ना के चरित्र पे बात अब करना आपके कोई ऊपर नहीं सवाल आया। खड़ा या कर कोई दिया तो कहते आपने कितने तुरंत आवास दूसरे बनाए, के ऊपर सवाल उन्होंने खड़ा कर कितने दिया आवास भाई। नहीं बनाए, या नई योजनाओं का नाम इंदिरा विकास था। आप बताइए, अगर हम इतने गलत हैं, हमारी योजनाएं गलत हैं, हमारी सरकार अगर जनता के हितों से नहीं, आज कांग्रेस क्यों पराभव पे पतन पे चली जा रही है? अरे भाई 2014 में आजादी मिली है, 2014 में आप ये जो भाई सुनिए देशबंधु जी, ये जो हठधर्मिता का परिधान, हठधर्मिता का जो परिधान आपने ओढ़ रखा है ना, इसको हटाना पड़ता है कभी कभी। नहीं देखिए, मैंने कोई प्रधान नहीं ओढ़ दिया है। लोकतंत्र में जनता भाई आप चर्चा कर रहे हैं विभाजन पे, आप उसको राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता दूं, देखिए सुनिए आप। अरे भाई बात सुन लीजिए, अरे आप एक बार बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए देशबंधु जी, बात सुन लीजिए। अरे भाई बात सुन लीजिए एक बार। इंदुकांत दीक्षित जी बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और जो वरुण पुरोहित यहाँ बैठे हैं, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आप सुन लीजिए पहले। अरे आप सुन लीजिए, आप भी प्रतिष्ठित है, सुन लीजिए। अरे आप भी प्रतिष्ठित है, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जो वरुण पुरोहित यहाँ बैठे हैं वो भी पंडित नवल किशोर शर्मा के परिवार से आते हैं, उनके भतीजे हैं। और पंडित नवल किशोर शर्मा जब गुजरात के राज्यपाल थे, प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे, ये अंतिम परंपरा रही कि नवल किशोर शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी के क्या संबंध थे। ठीक है, सब प्रतिष्ठित लोग हैं, आप भी प्रतिष्ठित हैं, आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। चर्चा प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी की चल रही है, आप राजनीतिक मोड़ उसको दे रहे हैं। सुन लीजिए भाई एक बार, आपको लगे कि चर्चा राजनीतिक मोड़ नहीं दिया। हाँ, देखिए ये लोग विषयांतर हो रहे थे, और जब मैं बोल रहा था तो आपने वही मेरी आप बात आप प्रचार कर रहे थे भाई, आपको प्रचार करने से रोक दिया, बुरा लग गया आपको। नहीं, मैंने बुरा वाला बात नहीं, मैं जिन्ना का चरित्र वर्णन नहीं था। अरे भाई कौन गया था जिन्ना की मजार पे? कौन गया था? इंदुकांत दीक्षित गए थे क्या? इंदुकांत दीक्षित गए थे क्या जिन्ना की मजार पे? वरुण पुरोहित गए थे क्या जिन्ना की मजार पे? कमाल कर रहे हैं आप। विभाजन की जब चर्चा आएगी तो जिन्ना आएंगे। हाँ सुन लीजिए एक बार, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही सार्थक चर्चा हो रही है। सुनना ही नहीं चाहते भाई। इंदुकांत जी, दो बड़ी चीजें थी, देखिए जो मैं कह रहा था, बुरा लगता है जिन्ना थोड़ा सा। इस्लाम को जो चीजें विहित हैं उसको स्वयं नहीं। देखिए, जब भी आजादी और विभाजन की विभीषिका जिसका दिवस मना रहे हैं आप, और आपकी सरकार ने इसकी शुरुआत की, मैं उसको अच्छा मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन वो जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो जिन्ना का जिक्र आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन्ना के चरित्र के बारे में दो बड़ी चीजें लोग नहीं जानते हैं। एक, वो शराब पीते थे, चेन स्मोकर थे, दोनों इस्लाम में प्रोहिबिटेड हैं। और छोटी छोटी बातों पे हमारे यहाँ लोग इस्लाम की बात करके, पाकिस्तान की बात कर देश के खिलाफ तमाम बातें करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। और खास तौर से जो पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, पाकिस्तान में तो हैं ही, दुनिया में है, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं। तो देखिए, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो मित्र हैं बलवीर दत्त जी, वो बता रहे थे पुस्तक लेखन के दौरान, उन्हें मिला और मैंने देखा है डॉक्यूमेंट, कि जिन्ना ने आजादी के कुछ दिन बाद ही कहा, जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना,
कि मैं जा रहा हूं नेहरू के पास और उनसे मिलूंगा और कहूंगा फिर दोनों को मिला दो और विलय कर दो पाकिस्तान का भारत में, हम एक भारत के साथ रहेंगे। मेरी कोई बात पाकिस्तान में सुनता नहीं है और ये बात देशबंधु जी बहुत चंद दिनों बाद, मुश्किल से साल भर के बाद उनका इतना मोह भंग हो गया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते थे और ये तो इतिहास में है कि उन्होंने कहा था गांधी जी से कि आप हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम विभाजन की मांग छोड़ देंगे। इसी बात को लेकर के, विभाजन की बात पे कई बार लोग गांधी जी और नेहरू जी की आलोचना करते हैं कि अगर मान लीजिए कि उनकी इतनी डिमांड से सेटिस्फैक्शन था तो उनको बना देते और उसके बाद लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत जनता अगर जिन्ना के सुशासन से उनको दोबारा बनाती तो फिर बनते। चुनाव होना ही था संविधान लागू होने के बाद, लेकिन कुर्सी के मोह में जी जिंदा की इस बात को हम नहीं मानेंगे। और एक और प्रसंग बता दूं जो बिल्कुल आवश्यक है, इससे जुड़ा हुआ इतिहास का हिस्सा है। कलकत्ता में एक मीटिंग हो रही थी, एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने अपने मेमोयर में लिखा है कि वो कवर कर रहे थे उस मीटिंग को कांग्रेस की, और वहां से निकले बहुत नाराज। हम लोग नाराज होते कई बार कि इस्लाम मुस्लिम धर्म मानने वाले मैक्सिमम लोग। मेरी आवाज अगर आ रही है स्काइप से तो कंटिन्यू करो। बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है हिंदुकान जी, क्योंकि फोन से डिस्कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल हिंदुकान जी आ रही है आपकी आवाज। तो जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो लोग अक्सर देश के खिलाफ ही बात करते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मौलाना आजाद, मेरी बात सुनाई पड़ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपका आवाज आ रही है आपकी। जी 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 बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। देखिए मौलाना गुस्सा तमतमाए हुए, अब क्या होगा इस देश का, कौन बचाएगा? ये तो गांधी भी मान गए विभाजन की बात, अब कौन बचाएगा देश को? ये उसका कोट है वरिष्ठ पत्रकार का, और उन्होंने अखबार में लिखा था और वो मुस्लिम पत्रकार थे और मौलाना आजाद को कोट किया है। आप सोचिए कि जिस समय विभाजन के समय मुस्लिम और हिंदू के नाम पर देश का विभाजन हुआ था, उस समय भी एक नेता इतना देशभक्त था जो मीटिंग से कांग्रेस के निकलकर तमतमाए हुए बाहर आता है और वो कहता है कि अब क्या करेगा, देश को कौन बचाएगा? ये तो गांधी भी तैयार हो गए विभाजन के लिए। और ये कोट एंड कोट उस समय का अखबार का पब्लिश्ड है, पत्रकार के मेमोयर में स्मृति में लिखा हुआ है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि किन परिस्थितियों में गांधी जी इसके लिए तैयार हुए, ये विचार का विषय होना चाहिए और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मानता हूं कि जितनी चीजें मैंने इतिहास का मैं जानता हूं और पढ़ता हूं, उसमें ऐसा लगता है कि अंततः गांधी जी अगर अड़े होते कि नहीं विभाजन हमें स्वीकार्य नहीं है, तो शायद देश का विभाजन नहीं होता। और अगर देश का विभाजन नहीं होता या जिन्ना की कुछ छोटी मोटी मांगे मान करके उनको रखते अपने फोल्ड में, अगर ये संभव था, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, तो शायद देश में जो 20 लाख तो डॉक्यूमेंटेड है, शायद उससे भी बहुत अधिक लोग मारे गए, तमाम महिलाओं के साथ रेप हुआ, उसका दर्द जिसने झेला, उन परिवारों से आप बात करिए। मैं तो कुछ लोगों से बात करता हूँ, मिला हूँ, वो दर्द वही कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, ओनली द बियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। वो हम आप नहीं समझ सकते हैं। वो शायद अभी बात हो रही थी मेरे वरुण पुरोहित जी से, उनके ननिहाल के लोग भी इस दर्द से पीड़ित थे, तो वो इसको जानते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि कई मुद्दों पर, जैसे 370 के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर, देशबंधु जी आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपनी पार्टी लाइन से अलग हटके भी वरुण जी स्पष्ट बात करते हैं। मुझे भी कई बार ये कहना पड़ता है। बिल्कुल, और बात दिल से करनी चाहिए। देखिए देश की आजादी के समय, जैसे आज कहा आरएसएस केंद्रीय जी ने कि बापू से छोटी त्रुटि हुई उनके मन के हिसाब से, हमें भी लगता है, और इसको कहने में क्या बुराई, अगर कहेंगे तो चर्चा होगी। हाँ, इसके पीछे मंशा होनी चाहिए कि हम इतिहास को समझें और आगे ऐसी त्रुटि न हो, क्योंकि भारत में कुछ इलाकों में ऐसी स्थितियां फिर बन रही हैं, तो उनका मंथन करने के लिए इतिहास समझना और उस समय की परिस्थितियों का आकलन करना और आगे ऐसा न हो इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। जी वरुण जी,
क्या वाकई में ये दंश है 75 साल बाद याद किया जा रहा है? निश्चित रूप से अब ये राजनीतिक रूप से याद किया जा रहा है, इसको शैक्षणिक रूप से याद करना चाहिए, इसको ऐतिहासिक रूप से याद करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है और उसकी भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन आगे भरपाई कैसे होगी, इस पर भी चिंतन आवश्यक है। देखिए त्रिशूल जी, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आरपी कांगले जी के वॉल्यूम या जो भी ऑथेंटिक वॉल्यूम मेरे को मिलने पढ़ने के लिए बड़ों से गाइड हुई, जैसे हिंदुकान जी गाइड कर रहे हैं, ऐसे मैं सुनता रहता हूँ सबसे, उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो किताब लाता हूँ, पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे थोड़ा ज्ञानवर्धन। जो अखंड भारत का निर्माण किया था, एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया है कि राजा कैसा होना चाहिए। और हम छोटे ये एक छोटा सा किस्सा तो सारी दुनिया को ही पता है। आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे अखंड भारत के, और खुद के दिए से झोपड़ी में देते, दिए से जलाते थे, राजकोष के दिए को बंद करते थे, कोई निजी यूज होता था तो उनका। ऐसा प्रधानमंत्री होता है तो उसको सब फॉलो करते हैं। मैं कोई मोदी जी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री जनता ने चुना है, जैसी जनता को जैसा नेता चाहिए जैसा चुना है। मैं कोई 140 करोड़ के दिमाग जितना बड़ा दिमाग तो मेरा है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री रोज रोज नए नए कपड़े सिलवाए, 8,500 करोड़ के प्लेन ले ले, सेंट्रल विस्टा बनाए, इसका मतलब फिजूल खर्ची पे जा रहा हूँ। हो सकता है जरूरी हो आगे वाले टाइम में देश में पता लगे, लेकिन जिस देश में सब बच्चे भूखे बैठे हो, रोटी खाने को नहीं है, धूप में चिलचिलाती धूप में, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे में जाता हूँ, हाईकोर्ट पॉलिश करते हैं बेचारे, नंगे पांव आते हैं, आदमी के आंसू निकल जाते हैं ऐसे बच्चों। अपने खुद के बच्चों को आप नहीं देख सकते हो, दूसरों को बच्चे, गरीब बच्चों को हम देख। उस देश में अगर प्रधानमंत्री रोज रोज नए कपड़े सिलवाए, मतलब एक तरह से फिजूल खर्ची करे, वो देखिए मेरा दिल तो मानता नहीं। मैं तो राहुल गांधी भी अगर कुछ गलत करते हैं तो आप जानते हो मैं क्रिटिसाइज करने में देर नहीं लगा, लेकिन ये चीज मुझे किसी प्रधानमंत्री की अच्छी नहीं लगती है। मैं क्योंकि कांग्रेस की बात करोगे आप, कांग्रेस का तो बीजेपी में अटल जी भी थे प्रधानमंत्री, अटल जी की तो कोई बुराई नहीं करता, सारा देश आज भी तारीफ करता है, भाई क्यों करता है, उनके टाइम तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक और पिता में हमारे जो वो भी दंश जेल के आए हुए पाकिस्तान से, अडवाणी जी। आज की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि अडवाणी जी से अगर ये जो भी बीजेपी के आप नेता टीवी बुलाते हैं, अगर मिलने चले जाएं, फोटो तो बात की बात है डाल दे खुद की, अगर मिलने चले जाएं तो बीजेपी में भी नहीं रहेंगे, ईडी पीटी टीटी दुनिया भर के छापे पड़ जाएंगे। ये स्थिति कैसी है भाई? नहीं प्रधानमंत्री किस प्रकार की स्थिति है? अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जाते हैं, वरुण जी प्रधानमंत्री भी मिले उनसे, ऐसे तो नहीं है। वो तो फॉर्मेलिटी करने जाते हैं। प्रधानमंत्री को तो बनाया अडवाणी जी ने, 200 पहुंचा है। अडवाणी जी नहीं करते मेहनत, अटल जी नहीं करते, और भी बहुत लोग होंगे सीनियर हमारे वरिष्ठ, वो नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पे थोड़ी आती। मैं देखिए पूर्वज कोई भी हो सकता है लोग वीर सावरकर जी को भी कुछ बोलते हैं, आरएसएस को भी बोल देते हैं, नेहरू जी को भी बोल देते हैं, सबको मैं पूर्वजों के किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, क्योंकि जितने भी पूर्वज है हमारे, किसी ना किसी का योगदान है। आज हम यहाँ बोल रहे हैं बैठ के, हम एंजॉय कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में आराम से रह रहे हैं, लाइट बिजली रोटी पानी मिल रही है। नहीं तो एक जमाना था, हम पिक्चरों में देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, अंग्रेज मारते थे। इसलिए किसी भी पूर्वज के प्रति कोई टिप्पणी करना या अनादर करना मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ, उसको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में फिर मैं कहूंगा 8 साल के 9 साल के दौरान जो ये मोदी काल है, इसमें ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी के जो भी प्रवक्ता या मोटे मोटे लोग आते हैं, मोटा मोटी में कह रहा हूँ, मतलब एक मोटे हेल्थ से नहीं कह रहा हूँ, मोटे आते, तो वो जो आते हैं वो मोदी जी के स्तुति गायन और बाकी सबकी निंदा। ये अजीबोगरीब स्थिति देश की है कि 2014 से ही सब कुछ हुआ है। अरे एक पका पकाया माल देके गए पूर्वज आपको, जब आपकी इतनी जबान चल रही है। अगर मोदी जी ने भी संघर्ष किया होता अटल जी की जैसे, अडवाणी जी की जैसे, सड़कों पे घूमे होते, झोपड़ियों में सोए होते, आप तो कहते हो साहब सोए। अरे कहाँ से सोए भाई? जो ऐसा सोता है ना तो नए नए कपड़े नहीं सिलाता है, जिसके घर में बच्चे होते हैं, ऑर्डिनरी फैमिली की बात बता रहा हूँ, जिसके बच्चे होंगे वो खुद नए नए कपड़े पहनेंगे, बच्चे पटियाले घूमेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, लेकिन हो रहा है देश में। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुना जा सकता है, कोई भी जा सकता है, वो अलग बात। लेकिन बात हम विभाजन की कर रहे थे, आई एम सॉरी मैंने डिरेल कर दिया थोड़ा। मैंने तो मेरी माताजी से आपको शुरुआत में बताया, सुना है पुराने किस्से, छतों पे बैठ जाते थे, पत्थर रख लेते थे, लाल मिर्च रख लेते थे, फिर वो कोई नारा लगता था तो रात भर लोग जागते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें। लाहौर से कोई आए रिलेटिव्स तो वो बताते हुए लाहौर से कैसे आना हुआ, किस प्रकार से आ पाए, वो भगवान की कृपा थी कि मेरे रिलेटिव्स कोई थोड़े से संपन्न होंगे तो वो थोड़ा इजीली आ गए, जिनके पास संपन्नता नहीं थी वो बेचारे क्रश हो गए कहीं। बिल्कुल ये चीज जो है, लेकिन आप उसको बार बार खोए दोगे। ठीक है देशबंधु, मैं आऊंगा आपके पास। देशबंधु जी, जी बार बार
अब आप जैसा कहते हैं कि अमृतकाल है इस समय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संघ संचालक मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं कि विभाजन निरस्त होना चाहिए। उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है जब आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो क्या वाकई में अखंड भारत का निर्माण इस आज के दिवस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, या आने वाले समय में भविष्य में इस स्मृति दिवस का भी कहीं ना कहीं कोई योगदान होगा? नहीं, देखिए, मैं तो इस पर केवल इतना टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र जो है भाजपा ने ये किया, भाजपा ने जब सरकार चला दी 2014 से, अगर 2014 से 2022 तक 8 वर्षों में हमें सरकार चलाई और हमने जनता के हित की जितनी योजनाएं चलाई, सब पर जनता ने प्रमाण दिया। और आप बता दें, इसके बाद जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में हम विजय की प्राप्त किए और इस बात का प्रमाण है कि जनता जनार्दन हमारे आशीर्वाद है। और रोज आपने आज ने बात की, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का मनाने का केवल उद्देश्य हमारा था, ये जो विभाजन हुआ उसमें असंख्य लोग जो हमारे कुर्बान हुए, जिनके बारे में हम जानते नहीं, कई लोगों की कुर्बानियों के बारे में नहीं। ये देश आजाद हुआ, उसमें हजारों लाखों लोग अपने शहीद हुए हैं, सबने कुर्बान दिया, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई। उनके याद में उनको याद करते हैं। और हर आदमी, देखिए, ये विभाजन कोई भी चीज होता है, एक उंगली कटती है उसका दर्द होता है, और एक देश दो भागों में बांटा। किसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदार था, किसको किसका इच्छा था, इस पे हम नहीं टिप्पणी करते। हम आज बात कर रहे हैं ये जो विभाजन हुआ ये किसी परिप्रेक्ष्य में। और अभी हमारे मित्र विद्वान है, पत्रकार हैं, आपने बहुत तारीफ की, मैंने बहुत तारीफ की, मूर्धन्य है। लेकिन आपको बता दूं, किसी भी चीज का खाका खींचने के लिए भविष्य की योजनाएं जरूर बनानी पड़ती है। और भविष्य की योजनाएं, आप एक घर चलाते हैं, मैं आपको बताऊं, यह 140 करोड़ परिवार का भारतवर्ष एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना और उसके उद्देश्य को परिभाषित करके आगे बढ़ता है। घर का एक मुखिया अगर अपना घर चलाता है तो पहली तारीख को जब उसको वेतन मिलता है तो वह अगले 31 दिन का पूरा भविष्य का खाका खींच लेता है कि इतने पैसे इतने अंश में जाएंगे, इतने पैसे इस अंश में जाएंगे, इतने शिक्षा में जाएंगे, इतने स्वास्थ्य में जाएंगे, इतने दैनिक खर्च है। उसी तरह भारतवर्ष का भी एक भविष्य है। हम आने वाले 25 वर्ष में अपने भविष्य में अपने युवाओं को क्या देंगे, और अपने भारत को सोच के अभी बात हुई, हमारे एक मित्र ने कहा चाणक्य ने की, चाणक्य ने हमेशा संपूर्ण भारत की, अगर उन्होंने उस पेन का उदाहरण दिया तो आप बताइए, उन्होंने अगले 25 वर्ष का जरूर खाका खींचा कि अगले 25 वर्ष में भारत कहाँ जाएगा। और आप बात करते हैं विभाजन का दर, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में, आप 15 अगस्त 1947 को का डाटा उठाकर देख लीजिए, तब वहाँ हिंदू भाइयों की संख्या क्या थी और आज वहाँ हिंदू भाइयों की संख्या कितनी रह गई है, लगभग नगण्य के बराबर। लेकिन आप हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई रह रहे हैं, कभी आप पूछ लीजिए कि किसी हिंदू भाई ने कोई वैमनस्यता रखी। हमारे यहाँ अगर ईद मनाई जाती है तो दिवाली भी मनाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि टूट का दर्द दोनों भागों में होता है। अगर आपके किसी एक अंग में दर्द होगा तो पूरा शरीर उससे प्रभावित भी नहीं रह सकता। यह स्मृति दिवस केवल उन शहीदों को याद करने को भी है, और ये आज इस चीज को मनाने का हमारा भावार्थ है कि अगले 25 वर्ष, अगले 50 वर्ष आने वाली पीढ़ियां राष्ट्र के नाम पर कभी विभाजित न हो, क्योंकि टूटने का जो दर्द होता है वह असहनीय होता है, और वो कदापि किसी को बर्दाश्त नहीं होता है और कोई भी नहीं चाहता है। आप बताइए, एक घर टूटता है तो जीवन भर दरारें पड़ जाती हैं, और एक देश टूटा तो कितने लोगों की आत्मा है, कितने लोगों ने उसमें बलिदान दिया। आज जो उन बलिदानों को याद करने का दिवस है, इसको राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। और जो कहते हैं जब भाजपा नहीं है, भाजपा आई तब हुआ, अटल जी अच्छे थे, सब काम कांग्रेस ने किया। तो आपको बता दूं, जब से सभी प्रधानमंत्रियों का देश
के उत्थान में योगदान है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी जब से देश की कमान सौंपी और जब से संभाली, तब से विश्व के पटल पे कहीं भी भारतवर्ष का मत्था झुकने नहीं दिया हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चाइना से मुठभेड़ हो, भारत का नाम किसी भी विश्व के पटल पे उसने झुकने नहीं दिया। और आज भारत सक्षम है और विश्व की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो भारत के खिलाफ टेढ़ी नजर उठा के देखे। और हम वसुधैव कुटुंबकम की सर्वदा सुखाय, सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलने में विश्वास रखते हैं। और हम भारतवर्ष की प्रगति में और हम विश्व के गुरु के जिस पद पर थे, हमारा यही विजन होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को फिर से विश्व गुरु के उस पटल पर बैठाएं। ये उन्होंने किया, हम यहाँ पर विभाजन का पोस्टमार्टम या विभाजन का विश्लेषण करने नहीं आए हैं। विभाजन दरअसल उसमें हुए शहीदों का नहीं, बहुत सारी बातें इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई है। इंदुकांत जी, जातीय जनगणना की बात से कभी स्वीकारा जाता है, कभी नकारा जाता है। कई जगह ये कहा जाता है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है कई राज्यों में, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे, निकल के सामने नहीं आ रहा है समय से। देखिए, देश की दुनिया में प्रतिष्ठा आज ही सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ की दिल्ली में उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा ये कि जिस तरह से जितनी दरिया दिली से और उदारता से भारत ने श्रीलंका की मदद की, वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि अपने पड़ोसी का किस तरह से लेकिन क्या हुआ सर, वोंग फाइव वहां खड़ा है हम्मन टोटा के एयरपोर्ट पर और श्रीलंका ने परमिशन दे दिया उसको, 7 दिन खड़ा रहेगा। 750 किलोमीटर की निगरानी हमारे ऊपर हो रही है सर। इंदुकांत जी, ठीक है, देखिए इसके दो पक्ष हैं। जो एक आपने ये कहा, दूसरा ये कि जब वो आ रहा था तो फर्स्ट राउंड में भारत ने कहा तो उसने रोक भी दिया था। हाँ। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो उसने परमिशन की बात कही है, इसके पहले जो भारत का योगदान रहा अपने पड़ोसियों के साथ, उस पर आज ही पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ की, उन्होंने ये कहा। देखिए भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही नेतृत्व में आप देखें कि बांग्लादेश को उन्होंने एक बड़ा हिस्सा दिया लैंड का, जिस पर डिस्प्यूट था वर्षों से, दशकों से, और वहाँ एक चीजों को सेटल किया जो वहाँ की स्थितियां थी स्ट्रेटेजिक, उसके हिसाब से शायद हमारे देश के हित में रहा होगा, मैं मानता हूँ। एक बड़ी बात देखिए वरुण पुरोहित जी, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी समझें, आपने कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने कई तमाम गलत चीजें की हैं जैसा आपने कहा, या कांग्रेस के बहुत से नेताओं का मानना है, लेकिन जनता तो उसे अच्छा मानती है, तभी उन्हें चुनाव दर चुनाव उन्हें जीत देती है। आपने एक बात कही भी कि शायद देश को प्रधानमंत्री के तौर पर जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है इंदुकांत जी। ठीक है वरुण जी, क्या लगता है, देखिए अभी इंदुकांत जी ने कहा कि वहाँ पर भारत उदारवादी तरीके से मदद करता है पड़ोसियों की, लेकिन हुआ क्या, हम्मन टोटा के पोर्ट पर वोंग फाइव खड़ा है और 750 किलोमीटर निगरानी में है हम उसके, तो दोनों पक्षों पर चर्चाएं करनी पड़ती हैं। क्या वाकई में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के पीछे बहुत सारी मंशाएं या बहुत सारे कहीं कुछ हो सकता है ऐसा, और क्या आपको भी इस पर विचार नहीं करना चाहिए? देखिए त्रिशूल जी, आजाद भारत, अब आप इन बातों पे आ गए हो, मैं उस पर नहीं करना चाहता था। आदरणीय इंदुमन दीक्षित जी ने भी कहा है, मैं कह रहा हूँ आजाद भारत की सबसे फेल सरकार है। आप विदेश नीति की बात कर रहे थे, बांग्लादेश अभी चाइना के फेवर में बोलने लग गया खुल करके ताइवान मैटर पे। नेपाल आप जिसकी सहायता करने गए थे, हाउडी हाउडी मोदी के नाम से, तब आप भारत का पैसा लुटा रहे थे। मैंने उसी पे तो कहा है, विदेश नीति विफल
हालांकि हमारा ये लेवल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन जो अफेयर्स के जानकार हो ज्यादा करें, लेकिन एज ए लेमैन, एज एन इंडियन, हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश आपके पक्ष में नहीं है, श्रीलंका आपके पक्ष में नहीं है, नेपाल आपके पक्ष में नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी दुश्मन है, मालदीव छोटा सा देश वो आपके पक्ष में नहीं है। फिर कौन सी विदेश नीति हो गई साहब? एक सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ ने आप किस आधार पे कह रहे हैं? बात नहीं, आधार अगर आप कर सकते हैं। ताकत के देखिए, केवल चैनल पर केवल आरोप लगा लेना ही आपका है। आप कौन सा पड़ोसी ऐसा देश है जिस भारत ने मदद नहीं की, चाहे कोरोना काल की महामारी हो और चाहे वह उसके बाद आर्थिक स्थिति की बात हो। नहीं, भारत की विदेश नीति हमारी इतनी सही है कि जनता जनार्दन ने उसको बार बार आशीर्वाद देकर हमें कहा है। और आज आपको बता दूं, देखिएगा कितने भी चुनाव खत्म हो गए नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, तो अब कश्मीर को जैसे पाकिस्तान करता आजाद कश्मीर हो रही है, वो डिस्प्यूटेड एरिया था इसलिए करता है, डिस्प्यूट खत्म हो जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या करोगे? ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। देशबंधु दीक्षित जी, वरुण पुरोहित जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई हैं, लेकिन सबका विश्लेषण करना होगा और जानना होगा कि क्या वाकई में आगे बढ़ने के लिए जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। ये प्रश्न चिन्ह है जिसे हल करना बाकी है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।